Hello students, welcome back to KD classes. So in this video, I'm gonna teach you the first lesson of history of class 9th, which is the French Revolution और फ्रांसीसी क्रांति. इस एक ही वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं. So stay tuned till the end. ये वीडियो होने वाली है फॉर द सेशन 2024 to 2025. एक बार हम क्या करते हैं, हम ना इस बुक के सिलेबस को एक बार देख लेते हैं कि इस बुक से कौन कौन से लेसन्स हैं जो कि हमें कंप्लीट पढ़ने हैं. हम फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म की बात नहीं कर रहे, बस मैं आपको एक बार कंप्लीट लेसन्स दिखाना चाहती हूँ कि ये लेसन्स आपके बुक के अंदर हैं जो कि आपको पढ़ने की नीड है. सो फर्स्ट लेसन है इसका फ्रांसीसी क्रांति, जो कि हम इसी वीडियो में पढ़ रहे हैं. सेकेंड लेसन है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जो कि है रशियन रेवोल्यूशन. तीसरा है नाथसीवाद और हिटलर का उदय. फोर्थ है वन्य समाज और उपनिवेशवाद. और फिफ्थ और लास्ट लेसन है इस बुक का आधुनिक विश्व में चरवाहे. तो चलिए हम इस लेसन को पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति एग्जैक्टली थी क्या. तभी हम उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को समझ पाएंगे अच्छे से. तो देखते हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई. फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में. मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखलाओं ने उच्च वर्गों को झकझोर कर दिया. यानी कि अब इससे हमें क्या पता लगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो स्टार्ट हुई थी 1789 में, और इसको स्टार्ट किया था मध्यम वर्ग, जैसे हम आज के टाइम पर बोलते हैं ना मिडिल क्लास. तो मध्यम वर्ग के लोगों ने ही क्या किया था, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की थी. और किसके खिलाफ की थी? उच्च वर्ग के खिलाफ. यानी कि जो अपर क्लास होती है, जो अमीर लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके खिलाफ जो फ्रांसीसी क्रांति है वो की गई थी. लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया. यानी कि उच्च वर्ग के साथ साथ ये जो मध्यम वर्ग जो था, इसने राजशाही के खिलाफ भी क्या किया था? शासन किया था. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो गरीब लोग थे या फिर जो मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था? अमीर लोगों के, रिच पीपल के, और राजा जो हुआ करता था उस टाइम पर, उसके खिलाफ क्या किया था? एक रेवोल्यूशन कर दिया था, एक क्रांति कर दी थी. क्यों? क्योंकि वो इनसे बहुत ही ज्यादा लंबे समय से बिल्कुल इनसे परेशान होते आ रहे थे. क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है. इसके हम रीजन भी पढ़ेंगे आगे कि फ्रांसीसी क्रांति के रीजन क्या थे, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति थी क्या. तो फिलहाल आप सिर्फ ब्रीफली देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी. तो राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ, कि जो राजा था वो क्रूर शासन करता था, जनता की नहीं सुनता था, सिर्फ अपने मन से काम करता था, जनता के भले की उसको कुछ नहीं पड़ी थी, इसलिए लोग उससे परेशान हो गए थे. इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा. ये इंपॉर्टेंट है. ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से कौन कौन से विचार या कौन कौन सी आइडियोलॉजीज जो थी लोगों के सामने प्रकट हुई. तो वो थी स्वतंत्रता की, बंधुत्वता की और समानता की. ये तीन ऐसे विचार थे जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही लोगों के सामने आए और लोगों ने इन्हें समझना स्टार्ट किया. क्रांति की जो शुरुआत थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 को. कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को. और इस दिन हुआ क्या था? इस दिन मतलब कि कोई ना कोई घटना तो हुई होगी जिसके चलते क्रांति की शुरुआत हुई. तो वो घटना थी बास्तिल के किले पर अटैक करना. जितने भी ये मध्यम वर्ग के या फिर निम्न वर्ग के जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया था? बास्तिल किले पर अटैक कर दिया था. बास्तिल किले पर अटैक उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर हथियार रखे हुए थे, हथियार होते थे, कैदी वगैरह को कैद किया जाता था. लेकिन बेसिकली इसका रीजन था कि जो बास्तिल किला था वो राजा की, वो शासक की पावर को दर्शाता था. जैसे होता है ना कि भाई हमारी जो पावर होती है वो हम किसी ना किसी चीज के थ्रू दिखाते हैं. तो राजा की जो पावर थी ना, वो इसके बास्तिल किले के थ्रू लोगों को दिखती थी कि हाँ भाई, वो जब भी बास्तिल किले को देखते थे
उनके मन में वही राजा की सारी बातें घूम जाती थी। तो उनके मन में यही था कि भाई अब क्रांति की शुरुआत इसी से करनी है। तो उन्होंने क्या करा, बास्तिल किले पर अटैक कर दिया। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बास्तिल किले पर अटैक कब किया गया था। तो बास्तिल किले पर अटैक हुआ था 14 जुलाई 1789 को, जिसके चलते ही यहीं से शुरुआत हो गई थी फ्रांसीसी क्रांति की। बास्तिल के किले से सभी नफरत करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्यों करते थे? क्योंकि बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। निरंकुश होता है जिस पर कोई अंकुश ना लगाया जा सके। अंकुश यानी कि रोक, यानी कि कोई ऐसी चीज जिस पर कोई रोक ही ना लगाई जा सके, जो कि लिमिटलेस चलती रहे। तो राजा के पास भी ऐसे ही था। राजा के पास अनलिमिटेड शक्तियां थी, अनलिमिटेड पावर थी राजा के पास, जिसका वो गलत इस्तेमाल करता था और जिसके चलते लोग उससे नफरत करते थे। 14 जुलाई 1789 को क्रूद भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। क्या करा था? 14 जुलाई को ही बास्तिल के किले पर अटैक किया गया था, उसे तोड़ दिया गया था। वहां पर जितने भी हथियार रखे थे लोगों ने उसे ले लिया था, ताकि बाद में युद्ध में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और वहां पर जितने भी कैदी थे उन्हें भी रिहा करवा दिया था, ताकि फिर उनकी मदद भी वो ले सके अपनी इस क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रांसीसी क्रांति, मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो निम्न वर्ग के लोगों ने और मध्यम वर्ग के लोगों ने स्टार्ट की थी। और किसके खिलाफ की थी? उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ और राजा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो उनसे नफरत करते थे, क्योंकि राजा के पास थी बहुत ज्यादा शक्तियां, जिसका राजा गलत इस्तेमाल करता था। और उच्च वर्ग से वो क्यों नफरत करते थे? क्योंकि उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्हें जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस दिए गए थे। जैसे कि उनसे कभी टैक्स नहीं लिया जाता था, उनकी राय ज्यादा ली जाती थी, वो डायरेक्ट जो राजा के कांटेक्ट में थे। लेकिन निम्न वर्ग के लोगों को कुछ नहीं समझा जाता था, और मिडिल क्लास वाले लोगों को भी। मिडिल क्लास जो ये वर्ग है वो स्टार्टिंग में नहीं था, इसका उदय जो है वो बाद में हुआ है। पहले सिर्फ दो ही वर्ग थे, एक निम्न वर्ग और एक उच्च वर्ग। अभी हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी इसके कारण क्या थे। अब कोई भी जो क्रांति होती है वो एक ही दिन से स्टार्ट नहीं होती। जैसे भी हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत है वो 14 जुलाई 1789 से हुई थी, लेकिन ये ऑफिशियल था। लेकिन इससे पहले ही, इससे कई साल पहले से ही जो लोग थे वो राजा के खिलाफ और उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ भड़के हुए थे। उनके मन में इनके प्रति नफरत स्टार्टिंग से थी, क्योंकि इनके साथ स्टार्टिंग से गलत होता आया था। लेकिन जो इनका गुस्सा है वो क्रांति में कब बदला? इनका गुस्सा क्रांति में बदला 14 जुलाई को, जब इन्होंने बास्तिल के किले पर अटैक कर दिया। लेकिन नफरत थी और जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, वो तो कई सालों से चला रहा था। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, तात्कालिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, और सुधारकों एवं विचारकों का प्रभाव। ये 5 टाइप के कारण जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के हो सकते हैं। अब हम एक एक को ही डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सामाजिक कारण, कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके सामाजिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था समाज का वर्गों में बटा होना, यानी कि जो उस समय का जो समाज था उसमें समानता नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्टिंग से जो फ्रांस का जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक था निम्न वर्ग, जिसमें गरीब लोग आया करते थे, जिनके हित के लिए, जिनके कल्याण के लिए कोई ना तो सुनता था, ना उनके हित के लिए, कल्याण के लिए कोई कार्य करता था। और दूसरे होते थे उच्च वर्ग। उच्च वर्ग जो कि डायरेक्ट राजा के कांटेक्ट में है, जिनके पास अपना खाने पीने रहने के लिए अच्छे खासे घर है। ठीक है, तो वो होते थे उच्च वर्ग के लोग, जिनको किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन निम्न वर्ग में जो लोग रखे जाते थे ना, वो सारे गरीब नहीं होते थे। निम्न वर्ग में उन्होंने कुछ पढ़े लिखे, कुछ जैसे टीचर हो गए, कुछ वकील हो गए, ऐसे लोगों को भी उन्होंने निम्न वर्ग में ही रख रखा था। लेकिन अब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कब तक अपने अधिकारों से वंचित रह पाते, फिर अपने अधिकारों से अभूत रह पाते। तो धीरे धीरे करके उनके मन में ये आने लगा कि भाई हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट करा। तो निम्न वर्ग के ही जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने मिलकर अपने आप को एक नया वर्ग बनाया, नए वर्ग का एक उदय किया, जिसका नाम था मध्यम वर्ग। तब जाके जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 वर्गों में बटा था।
सबसे ऊपर उच्च वर्ग, फिर बीच में मध्यम वर्ग और तीसरे नंबर पर निम्न वर्ग जो कि सबसे नीचे था, जिसके अंदर मजदूर और किसान वगैरह आया करते थे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उच्च वर्ग के लोगों को शुरुआत से ही, जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे, ठीक है, जिसके चलते निम्न वर्ग वालों को हमेशा ये लगता था कि भाई एक तो उनके पास पैसा भी ज्यादा है, फिर ऊपर से तुम उन्हीं से टैक्स नहीं ले रहे, और दूसरा हमारे पास पैसा भी नहीं है और तुम सारा का सारा टैक्स भी हमसे ही ले रहे हो। तो ये उन्हें क्या लगता था, गलत लगता था, ठीक है। तो पहला रीजन क्या हो गया भाई, धीरे धीरे करके हर किसी के मन में फिर भेदभाव की और असमानता की भावना आ ही जाती है, जिसके चलते फिर इंसान क्या करता है, एक ना एक पल को अपना गुस्सा या फिर अपना आपा खो बैठता है, फिर उसका वही आक्रोश क्रांति में बदल जाता है। दूसरा कारण था सामाजिक विभेद। विभेद का मतलब होता है अंतर, यानी कि समाज जो था उस वो वर्गों में, वो लोगों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस करता था, भेदभाव करता था। वहां पर उस समय के समाज में कोई समानता नाम की चीज थी ही नहीं। और तीसरा कारण था मध्यम वर्ग का उदय। क्यों? क्योंकि अगर मध्यम वर्ग का भी उदय होता ही नहीं तो निम्न वर्ग वाले तो हमेशा दबते ही चले जाते और ये कभी भी क्रांति कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो स्टेप था वो उठाया ही मध्यम वर्ग के लोगों ने था, क्योंकि ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे जो कि अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, अपने अधिकारों को जानते थे। तो भी इन्हीं लोगों को लगा था कि भाई नहीं, हमारे साथ तो हो रहा है गलत और अब हम इसके खिलाफ क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। तो ये थे इसके कुछ सामाजिक कारण। अब आते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण यानी कि जो कि भाई सरकार से रिलेटेड हो, ठीक है। तो उस टाइम पर सरकार तो नहीं थी लेकिन राजा का शासन हुआ करता था। उस टाइम पर जो शासक था वो क्या था, एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासन। वो शासन प्रॉपरली कर नहीं पा रहा था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उस समय पर फ्रांस का जो शासक था वो था लुई 16। लुई 16वां जो था वो फ्रांस का शासक था। और उस टाइम पर जो फ्रांस की हालत थी वो भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा था, ठीक है। उसके ऊपर क्या रखा था, बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा था। जब लुई 16 राजा बना, जिस दिन उसको राज्यारोहण किया गया, उसको राजा की गद्दी पर बिठाया गया, उस दिन उसने पाया कि उसका पूरा का पूरा राजकोष ही खाली है, ठीक है। तो तो फिर वो प्रॉपर शासन कर ही नहीं पाया, क्योंकि जब राजा के पास भी पैसा ही नहीं होगा तो वो कार्य करेगा ही क्या। और दूसरा, इसके शासन में भी प्रॉब्लम थी, ये बहुत ज्यादा भेदभाव करता था, ठीक है। और विशेषाधिकार तो भाई दे ही रखे थे उच्च वर्ग के लोगों को, जिसके चलते भाई निम्न वर्ग के लोग इनसे हमेशा भड़के वैसे ही रहते थे। अब इसके आते हैं तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब होता है जो कि उसी टाइम के लिए, जैसे बोलते ना एकदम इमीडिएट रीजंस, कि भी ऑन द टाइम, उस टाइम पर ही इमरजेंसी में क्या रीजन ऐसे रहे थे कि लोगों ने अचानक ही फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दिया। तो लुई 16 का नया कर लगाने का प्रस्ताव, लोग कह रहे कि भाई पहले ही तुम ऑलरेडी हमसे इतना कर लेते हो तो तुम नया कर और लगाने की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब लुई 16 जब आया था तो उसका राजकोष खाली था। तो उसको ये लगा कि यार अगर मुझे शासन करना है तो मुझे पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो पैसे आएंगे कहाँ से, चाहे राजा हो चाहे सरकार हो, पैसा तो उन्हें कर से ही मिलता है जो वो लोगों से कर लेते हैं। और कर भी ये केवल गरीब लोगों से ही ले रहे हैं, उच्च वर्ग के लोगों से ये कोई कर लेते ही नहीं थे। तो इसने क्या बोला कि भाई हम ना क्या कर रहे हैं, एक नया कर लगा रहे हैं, ठीक है। दो प्रकार के कर तो उनसे पहले लिए जाते थे, एक टाइद और एक टाइल, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया कर लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो लोग इसके चलते क्या हो गए, भड़क गए कि भाई अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुम्हें हमेशा कर ही देते रहे। और दूसरी बात कि पहले के जो उनसे दो कर लिए जाते थे, टाइद और टाइल, उन्होंने क्या कर दिया, उसकी मांग बढ़ा दी कि अगर मान लो तुम पहले 5% टैक्स देते थे तो अब तुम 10% टैक्स दोगे। तुम एक तो नया कर भी लगा रहे हो और तुम ऊपर से जो पुराने कर थे उनकी भी मांग बढ़ा रहे हो, उनका भी रेट बढ़ा रहे हो। तो ये तो भाई गलत है। तो अब ये बात हो गई थी, लोगों के सर से ऊपर जाने लगी कि भाई अब तो ज्यादा हो रहा है, अब हम इससे ज्यादा नहीं सह सकते। अब आर्थिक कारण आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? सबसे पहला, लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि फ्रांस की करेंसी क्या है। तो फ्रांस की करेंसी है लिब्रे, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस की करेंसी क्या थी? लिब्रे। और फ्रांस के ऊपर
उस टाइम पर जब लुई 16 आया राजा के पद पर, तो उस समय करीबन फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का कर्ज था जो कि उसने दूसरों से ले रखा था। अब कर्ज क्यों लिया था? क्योंकि उसका राजकोष ही खाली था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसने कर्ज क्यों लिया था, क्योंकि उसका राजकोष ही खाली पड़ा हुआ था। और वो कैसे ना कैसे करके तो पैसे जुड़ाएगा ना, लोगों पर भी कितना ही टैक्स बढ़ा देगा, लोग वैसे भी अब उसे भी लग ही रहा होगा कि यार लोग टैक्स नहीं देंगे तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब पैसा तुम्हारे पास है नहीं, कर्ज तुम्हारे पास इतना ज्यादा हो रखा है, तो जिसके चलते क्या होने लगा, जीविका का संकट। जीविका का संकट मतलब लोगों के जीवन जीने में ही प्रॉब्लम आने लगी। जब पैसा नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो खाएंगे पिएंगे क्या, और खाएंगे पिएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो फिर आपका देश या फिर आपका घर या फिर आप खुद चलेंगे कैसे? ठीक है। और कर व्यवस्था तो उन्होंने अपनी बिगाड़ ही ली थी। 2 वो टैक्स पहले ही लेते थे, तीसरी वो लगाने की बोल रहे थे, जिसके चलते क्या होने लगा, लोग भड़क उठे। अब ये जो 12 अरब लिब्रे का जो कर्ज है वो अमेरिका की वजह से फ्रांस पर आया था। कई अमेरिकन कॉलोनीज को उस टाइम पर क्या बना रखा था, गुलाम बना रखा था दूसरे औपनिवेशिक देशों ने। ठीक है। अब फ्रांस ने क्या करा था, अमेरिका की मदद की थी कि हम क्या करते हैं, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ युद्ध के लिए, मैं तेरी मदद कर देता हूँ, फिर तेरी कॉलोनीज क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। तो फ्रांस ने कर दी थी उसकी मदद। कुछ तो उसकी हालत पहले खराब है, कुछ ये दानवीर बन के चला था कि भाई मैं तेरी मदद कर देता हूँ, जिसके चलते इस पर क्या हो गया था, 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था और खुद ही अपनी हालत खराब कर चुका था। तो देखते हैं, एक बार हमने पॉइंट्स को जान लिया, बस अब मैं आपको एक बार रीड कर करके बताती चलूंगी जो भी अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा। वैसे मैंने आपको एक कारण जो है वो उसी में एक्सप्लेन कर दिए हैं डायग्राम के अंदर, बट फिर भी एक बार हम रीड कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण। 18वीं शताब्दी के दौरान जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है। वहां पर वर्गों को क्या बोला जाता था, स्टेट। क्या बोला जाता था, स्टेट। यानी कि उस टाइम पर जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में या फिर 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आते थे चर्च के पादरी, यानी कि जो चर्च के फादर वगैरह होते थे या चर्च के जो लोग होते थे, क्रिश्चियंस जो होते थे, उनको किस में रखा गया था, उनको रखा गया था प्रथम स्टेट के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पर मंदिरों के पुजारी होते हैं ना, ऐसे ही करके उस टाइम पर जो चर्च के पादरी हुआ करते थे उनको रखा जाता था प्रथम स्टेट के अंदर। ठीक है। हमारे यहाँ पर भी पहले वर्ण व्यवस्था में होता था ना, सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया था, ऐसे करके इसमें भी था, सबसे ऊपर प्रथम स्टेट में रखा गया था चर्च के पादरियों को। ठीक है। और दूसरे स्टेट में रखा गया था फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग। किसको रखा गया था, फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग होता था जो कि अमीर ही समझ लीजिए आप, जो कि क्या होता था, अमीर वर्ग हुआ करता था, जिसके पास अपना खुद का घर, अच्छे खासे घर है, खाने पीने का हो जाता है, अच्छी खासी सैलरी है, जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। उसको उन्होंने रख रखा था द्वितीय स्टेट के अंदर। ये स्टेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कौन से स्टेट में किन लोगों को रखा जाता था। और तीसरे स्टेट के अंदर आते थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर। यानी कि ये बाकी के जितने भी सारे लोग थे वो किसके अंदर आते थे, वो आते थे तृतीय स्टेट के अंदर। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीर का अधिकार था। देखिए अब मैं आपको ये बात बताती हूँ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब 100 में से 60% जमीन पर जो अमीर लोग थे, चाहे वो प्रथम स्टेट के हों, चाहे वो दूसरे स्टेट के हों, चाहे वो तीसरे स्टेट के हों, लेकिन जो अमीर लोग थे, जो कुलीन लोग थे, उन्होंने क्या कर रखा था, 60% जमीन पर लगभग अपना अधिकार कर रखा था, क्योंकि भाई उनके पास तो पैसा है, वो खरीद लेते हैं। जबकि जो अमीर लोग थे, जो कुलीन लोग थे, वो जनसंख्या में बहुत कम थे, लेकिन जमीनों पर ज्यादा कब्जा कर रखा था। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कि संख्या में तो कम थे तो उनका तो कम जगह पर भी काम चल जाता,
लेकिन पैसा है तो इन्होंने देखिए करीबन 60% जमीन पर क्या कर रखा था, खुद का अधिकार कर रखा था। और गरीब लोग जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी उन्हें फिर भी बेचारों को बस 40% में ही सिकुड़ के रख रखा था, जिसमें वो 40% में रहते भी थे, अपना खेती भी उन्हीं जमीनों पर करते थे, ठीक है, जो भी काम होता था उनका। यानी कि केवल 40% में इतने ज्यादा गरीब लोग जो थे, जिनकी संख्या ज्यादा थी, वो लोग एडजस्ट कर रहे थे। और जो टैक्स होता था वो भी प्रथम और दूसरे स्टेट से नहीं लिया जाता था, ठीक है, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता था। अभी जो मैं आपको वर्ग बता रही थी ना, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट को मिलाकर ही एक उच्च वर्ग बनता था, ठीक है, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट को मिलाकर ही उच्च वर्ग बनता था। लेकिन अगर हम स्टेट्स में बात करें तो प्रथम स्टेट में चर्च के पादरी आते थे और दूसरे स्टेट के अंदर फ्रांसीसी समाज के कुलीन लोग आते थे, और तीसरे स्टेट के अंदर गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे। इसलिए तीसरे स्टेट के ही जो अमीर लोग हैं ना, वही बाद में निकलकर कौन बने थे, मध्यम वर्ग वाले लोग बने थे, मिडिल क्लास लोग, जिन्होंने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। अब मैंने आपको बताया था अभी कि उस समय पर फ्रांसीसी समाज में दो प्रकार के जो टैक्स थे वो चला करते थे, दो प्रकार के टैक्सेस लिए जाते थे। कौन कौन से, टाइद और टाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। टाइद और टाइल ये दो टैक्सेस थे। और जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो टैक्सेस थे वो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों से नहीं लिए जाते थे, यानी कि उच्च वर्ग से नहीं लिए जाते थे। जो टाइद और जो टाइल है वो केवल और केवल तृतीय स्टेट के यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों से ही लिए जाते थे। लेकिन लेता कौन था, जो टाइद वाला जो टैक्स है, जो टाइद वाला टैक्स है वो तीसरे स्टेट से कौन लेता था, चर्च लेती थी। पता नहीं किस लिए लेती थी, लेकिन लेती थी। इनका खुद का ही अपना रीजन चल रहा था भाई, ठीक है, चर्च का तो कोई मतलब ही नहीं है टैक्स लेने का, सरकार ले तो समझ में आता है। लेकिन टाइद वाला जो टैक्स है वो कौन ले रहा था, वो ले रही थी चर्च। चर्च के जो पादरी थे जो कि फर्स्ट स्टेट में थे, खुद तो वो कोई टैक्स दे नहीं रहे, बल्कि उन्हें ये और अधिकार दे रखा है कि आप तीसरे स्टेट से क्या करो, टैक्स ले लो। तो आप खुद ही सोचकर देखिए कि तीसरे स्टेट के ऊपर क्या बीतती थी और क्यों उन्होंने फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन किया होगा। और टाइल वाला जो टैक्स है वो तीसरे स्टेट से कौन लेता था, वो लेती थी भाई सरकार। सरकार भी तो लेगी, सरकार को अपना भी चलाना है काम। तो टाइल वाला टैक्स लिया जाता था तीसरे स्टेट से सरकार के द्वारा। प्रथम दो स्टेट यानी कि पादरी वर्ग जो था प्रथम स्टेट वाला और कुलीन वर्ग जो कि दूसरे स्टेट के थे, इन लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले कर यानी कि टैक्स से छूट, ये किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देते थे। पैसा तो खूब है लेकिन फिर भी टैक्स नहीं देते थे। राज्य के सभी टैक्स केवल तीसरे स्टेट से लिए जाते थे। अब समझ आ रहा होगा आप लोगों को धीरे धीरे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन थर्ड स्टेट ने क्यों किया था, क्योंकि उनके साथ होता ही स्टार्टिंग से गलत आ रहा था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, पहला तो हो गया था निर्वाह का संकट, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों को अब हम थोड़ा डीपली पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला कारण क्या था, निर्वाह का संकट। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ थी। 1715 में कितनी थी, लगभग 2.3 करोड़। और 1789 में जाकर ये कितनी हो गई थी, 2.8 करोड़। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। 1715 में तो थी 2.3 करोड़ और 1789 में कितनी चली गई, 2.8 करोड़ तक चली गई। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पीने की चीजों पर तो भाई महंगाई होगी ना, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि चीज अगर मान लीजिए आपके पास कोई 5 चीज है, उसको खाने वाले पहले 5 लोग थे तो सबको एक एक मिल गया, लेकिन चीज आपके पास अब भी 5 है, लेकिन खाने वाले अगर 10 हो जाएं, तो जहां पहले लोगों को एक एक चीज मिल रही थी अब वहीं पर उन्हीं लोगों के क्या मिलेगी, सभी लोगों को आधी आधी चीज मिलेगी। और दूसरी बात, उन चीजों की क्या कर देते हैं फिर ये, जब किसी चीज की मांग बढ़ने लगती है ना, तो उस चीज के रेट बढ़ा देते हैं, ताकि जो गरीब होगा वो उसे खरीद ही नहीं पाएगा। और अगर गरीब खरीद ही नहीं पाएगा तो फिर कोई झंझट ही नहीं होगी मांग बढ़ने की, है ना भाई। तो
तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, यानी कि अनाज उतना प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे थे हम, अनाज उतना हम उगा नहीं पा रहे थे जितनी उसकी मांग बढ़ रही थी। मान लीजिए एक इंसान 1 किलो आप चावल मान लीजिए महीने का वैसे होता नहीं है इतना, बट आप फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक इंसान महीने में 1 किलो चावल कंज्यूम करता है, तो 100 आदमियों को 100 किलो चावल लगेंगे, ठीक है। तो हम 100 किलो ही उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से जनसंख्या बढ़कर 200 हो जाए तो 100 किलो चावल 200 लोगों में बांटने पड़ेंगे ना, यानी कि उत्पादन तो उतना ही है लेकिन मांग उसकी बढ़ती जा रही है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे हम लोग तो यहाँ पे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो लोग क्या खाते थे, वो पाव रोटी खाते थे, बन टाइप होता है ना, वो लोग वो खाते थे, ठीक है। और जैसे गरीब से लेके अमीर तक सभी लोग, जैसे हम नॉर्मल रोटी खाते हैं तो उनका नॉर्मल एक कैजुअल सा जो खाना होता था वो क्या होता था, पाव रोटी, कि भाई गरीब से गरीब भी इतना तो अफोर्ड कर ही लेता था कि वो एक पाव रोटी खा सके, ठीक है। तो जिसके चलते क्या बोला जा रहा है कि मांग इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी, उत्पादन नहीं बढ़ रहा, लेकिन अनाज की मांग इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि भाई लोग इतना तक भी नहीं खा पा रहे थे कि उन्हें एक टाइम पर पाव रोटी मिल सके, क्योंकि पाव रोटी की भी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, यानी कि ज्यादातर लोगों का उस टाइम पर काम क्या था, मजदूरी करना, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। अब इंसान खुद तो अपनी सैलरी तय नहीं करता था, नहीं उस टाइम पर करता था, आज के टाइम पर तो फिर भी लोग बोल देते हैं कि हम इतना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर तो मजदूर है, वो तो क्या ही बोलेंगे, और उस टाइम पर ऐसा कुछ होता भी नहीं था। जिस भी कारखाने में वो काम करते थे उस कारखाने का मालिक ही उनकी मजदूरी तय करता था कि भाई इतनी देर तू काम कर और इतनी देर के तेरे को इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, एग्जैक्टली कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही। अगर महंगाई बढ़े उसके साथ साथ उसी रेशियो में अगर सैलरी भी बढ़े तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि भाई देखो महंगाई बढ़ रही है तो उसके उसके साथ साथ हमारे पास हमारी सैलरी भी बढ़ रही है, यानी हमारे पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है, तो हम उतने पैसों में उतना सामान तो खरीद ही लेंगे ना कि जितना हमारा घर चल सके। लेकिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं लेकिन पैसा उतना ही है, तो इंसान कम पैसों में अब ज्यादा चीजें कैसे खरीदेगा, नहीं खरीद पाएगा, जिसके चलते उसे क्या करना पड़ेगा, चीजों को खरीदना ही बंद करना पड़ेगा। यही तो कर पाएगा एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान, और तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, जिसके फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। निर्वाह का संकट आ रहा है, वो अपनी खुद की रोटी तक तो वो खरीद नहीं पा रहा है एक गरीब इंसान, क्योंकि उसकी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे उनके मालिक, ठीक है। ऊपर से अभी याद कीजिए, अभी हमने जाना था कि लुई सोल्वा टैक्स भी बढ़ा रहा है, टैक्स तो बढ़ा रहा है साथ ही साथ नया टैक्स भी लगाने की कह रहा है। तो देखिए एक गरीब इंसान के ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी एक साथ। अमीर लोग तो मजे कर रहे हैं, उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाने पीने की चीजें वो तो खरीद ही पाएंगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अमीर है, दूसरा कोई टैक्स उन्हें देना पड़ता नहीं है, पैसे उनके बच रहे हैं टैक्स वाले। जिसके चलते अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो चौड़ी होती जा रही थी। धीरे धीरे करके जो गरीब है वो और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा था, और जो अमीर है वो और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा था। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या फिर ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, यानी कि उत्पादन वैसे ही कम हो रहा है, क्योंकि उत्पादन कम क्या हो रहा है, उत्पादन तो उतना ही हो रहा है लेकिन जनसंख्या बढ़ गई थी, यानी कि लोग बढ़ गए थे। लेकिन मान लीजिए कि पहले ही उत्पादन कम पड़ रहा है हमें, लेकिन कोई ऐसा सीजन आ जाए या फिर कोई एक ऐसा टाइम आ जाए कि जब ओले पड़ने लगे या फिर बिल्कुल ही सूखा पड़ जाए, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, जब मानसून ठीक ना हो तो हमारा जो फसलें हैं वो या तो पूरी खराब हो जाती हैं या फिर फसलें उत्पादित ही नहीं हो पाती। तो उस सिचुएशन में तो बिल्कुल ही उत्पादन जीरो हो जाता है, प्रोडक्शन उस टाइम पर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, तो उस टाइम पर तो इंसान खाएगा ही क्या, ये सोच लीजिए। यानी कि उस टाइम पर तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। यानी कि अब अगर ऐसी सिचुएशन ही खराब हो जाए बिल्कुल, तो उस टाइम पर पेट भर के तो छोड़िए, बल्कि एक रोजी रोटी जो होता है ना, बिल्कुल एक थोड़ा भी मिल जाना, उस तक का संकट पैदा हो जाता है कि भाई अब तो लगता है कि एक रोटी तक नसीब नहीं होने वाली।
ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। यानी कि उस टाइम पर फ्रांस में ऐसे सिचुएशंस पैदा होना तो बड़ी ही आम बात थी, वहां पर तो ऐसा सब कुछ होता ही रहता था। इससे खाद्यान्नों की कमी या जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। यानी कि इससे अब क्या होने लगा, खाने पीने की कमी होने लगी और लोगों के जीवन पर संकट आने लगा। और ये तो भाई उस टाइम पर बहुत ही आम बात हो गई थी, बार बार ऐसी सिचुएशन पैदा ही होती चली जाती थी फ्रांस के अंदर। तो अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। अब मध्यम वर्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफली बताया था। अब आपको जानने में उसे थोड़ी ही आसानी पड़ेगी। मध्यम वर्ग जिसके अंदर वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक आदि आते थे, ने जन्म आधारित विशेषाधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। यानी कि मध्यम वर्ग में वो लोग आते थे, मैंने आपको बताया ना, जो कि पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि वकील, शिक्षक, लेखक और विचारक, यानी कि जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या करा भाई, मिलकर अपना ही एक नया वर्ग क्या बोलते हैं उदय किया, जिसका नाम था मध्यम वर्ग। इन्होंने अपने आप को मध्यम वर्ग क्यों डिक्लेयर करा और क्या चाहते थे ये लोग? इन्होंने जो रेवोल्यूशन है वो क्या चाहा था कि भाई जो जन्म आधारित आपने विशेषाधिकार दे रखे हैं ना लोगों को, चाहे वो फर्स्ट स्टेट के हो चाहे वो सेकंड स्टेट के हो, आपने उन लोगों को जो जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं ना, उनको आप क्यों दे रहे हैं? ये उन्होंने ये प्रश्न किया कि हमें रीजन बता दीजिए, उनको ये अधिकार देने का क्या रीजन है इसके पीछे, और हमें ये अधिकार क्यों नहीं दिए गए? यही प्रश्न इन्होंने उठाया, जिसके चलते ये क्रांति हुई। और इनका ये क्वेश्चन उठाना बड़ा ही लाजमी भी है कि भाई ये ही लोग क्यों करें, गरीब लोग ही क्यों सारा कुछ अपने ऊपर ही ब्लेम ले, सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ही क्यों ले? ये गरीब लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि पैसा दे सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे ये सब? रीजन हो तो अगर इसके पीछे कुछ रीजन है तो वो रीजन जानने का इन लोगों को पूरा अधिकार है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन था ही नहीं। सिर्फ रीजन ये था कि वो अमीर है और ये गरीब है, सिर्फ इतना रीजन था। ठीक है, तो मध्यम वर्ग क्या था? मध्यम वर्ग 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। जो मध्यम वर्ग था वो कब उत्पन्न हुआ था? वो हुआ था 18वीं सदी में। ठीक है, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करी। इन्होंने क्या कल्पना करी? ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो विशेषाधिकार कुछ लोगों को दिए गए हैं उनका अंत कर दिया जाए। ये नहीं चाहते थे कि हमें भी दे दो, बल्कि ये चाहते हैं कि समाज में समानता आ जाए। आप उन्हें भी मत दो, समाज में सभी लोगों से टैक्स लो, सभी लोगों को बराबर समझो। टैक्स तो लेना वैसे भी जरूरी है, वरना सरकार चलेगी ही कैसे? ठीक है, ये लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हमें भी विशेषाधिकार दो, ये लोग चाहते थे कि आप जो उन्हें दे रखे हैं ना उनसे ले लो बस। ठीक है, जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी, ये उत्पादन वगैरह में लगे होते थे। ठीक है, यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। अगर किसी भी वर्ग को, किसी भी इंसान को अगर कोई भी विशेषाधिकार दिए जाते हैं ना, तो वो उसके काम के हिसाब से होने चाहिए, उसके दिमाग के हिसाब से, उसकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से होने चाहिए कि हाँ भाई ये इंसान इतना पढ़ा लिखा है, या फिर ये इंसान ये जॉब करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसे भाई उसकी काम के ऊपर, उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे कोई विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए, ना कि इस हिसाब से कि अगर ये गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो सारा बुरा इसी के साथ होगा, और ये अमीर परिवार में पैदा हुआ है तो इसे स्टार्टिंग से ही विशेषाधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये विरोध करते थे। अब लुई 16 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लुई 16 कौन था? 1774 में लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। ठीक है, वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश, ये इंपॉर्टेंट है कि जो लुई 16वां था वो कौन से राजवंश का था? लुई 16वां बुर्बो राजवंश का राजा था, जिसकी शादी किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। ठीक है, ऑस्ट्रिया जगह है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। मैरी एंटोइनेट, इससे क्या हुआ था? लुई 16वें की
शादी हुई थी। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था। बताया मैंने आपको ऑलरेडी कि जिस समय पर लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा, उस समय पर उसने क्या पाया कि उसका राजकोष पूरा का पूरा खाली था। अब राजकोष खाली कैसे हुआ? उसके क्या कारण थे? लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट हो जाना, कि इतने लंबे समय से फ्रांस जो है वो क्या कर रहा है, फ्रांस बहुत से युद्धों में क्या कर रहा है, लगा हुआ है, इसके युद्ध चल रहे हैं कई लंबे समय से, जिसके चलते अब जब युद्ध होता है तो क्या होता है, युद्ध के समय पर क्या होता है, युद्ध के समय पर जितने भी हमारे, चाहे आप आर्थिक संसाधन समझ लीजिए, चाहे आप मानव संसाधन समझ लीजिए, क्योंकि पैसा, जन और धन दोनों ही लगाना पड़ जाता है युद्ध के अंदर। कई लोग मारे जाते हैं, कितने सारे लोग उसके अंदर लग रहे होते हैं उस टाइम पर, ठीक है, और पैसा तो दबकर लगाना पड़ता है। और फ्रांस जो था वो इतने लंबे समय से युद्धों में लगा पड़ा था, जिसके चलते इसके सारे वित्तीय संसाधन क्या होने लगे थे, नष्ट हो चुके थे। दूसरा, पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्ची। पूर्ववर्ती मतलब पहले के, यानी कि लुई 16वें से पहले के जितने भी राजा थे वो बेफालतू के अपनी क्या करते थे, शान शौकत दिखाते, जैसे होते ना एक राजा का अभी टोरा दिखाना चाहते हैं, तो उसमें पहले के राजा क्या करते थे, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते थे कि यहाँ सजावट करो, ऐसे सजाओ, वैसे सजाओ, मेरे लिए ये लेकर आओ, मेरे लिए वो लेकर आओ। वो लोग क्या करते थे, ये सब करते थे, जिस पर बहुत ज्यादा पैसा जाता था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में मैंने आपको बता दिया कि कई अमेरिकी कॉलोनीज थी जिसको ब्रिटेन के चंगुल से, यानी कि ब्रिटेन की आप क्या समझ लीजिए, उसकी गिरफ्त से, या उसके आप समझ लीजिए उसके बस हमें कंट्रोल से बाहर निकालना था। जैसे ब्रिटेन ने क्या करा था भाई, सबको, ब्रिटेन इंग्लैंड वगैरह ये पहले से स्टार्टिंग से ही सबको अपना गुलाम बनाने के उसमें रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा था, अमेरिका को भी बना रखा था अपना गुलाम, जिसके चलते फ्रांस ने क्या करा था, इनकी मदद करी थी, जिसके चलते इस पर फ्रांस पर 12 अरब लिब्रे का भी क्या हो गया था, कर्जा हो गया। क्योंकि इसे भाई मदद तो करनी थी फ्रांस को, पता नहीं क्या था इसके मन में, मदद तो इसे करनी ही थी, भले ही ये कर्जा लेकर ही मदद क्यों ना करे। जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट, ये हमने ऑलरेडी जान लिया कि भाई जब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जीविका का संकट आ जाएगा, तो पैसा बचेगा ही कहाँ राजकोष में। क्रांति की शुरुआत अब हम जानते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। उस टाइम पर क्या होता था, जो 3 स्टेट्स थे, जब भी कोई नया रूल बनाना होता था, कोई नया नियम बनाना होता था, तो राजा के साथ क्या होता था, फ्रांस में जितने भी 3 स्टेट है ना, उनकी मीटिंग्स बुलाई जाती थी कि जितने भी 3 स्टेट्स हैं उनके तीनों के ही स्टेट जनरल्स अब आप आ जाइए, हॉल में बैठकर सम्राट के साथ मीटिंग कर लीजिए, फिर वहां पर जो भी कंक्लूजन निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, वही क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, और वही नियम कानून बन जाएगा। तो लुई 16वें ने भी ऐसे ही करा, जब राजकोष खाली पड़ा था तो पैसा लाने के लिए, भाई पैसा कहाँ से लाया जाए, तो उसने इसी विचार पर क्या करा था, एक मीटिंग रखी थी। कब रखी थी, 5 मई 1789, 5 मई 1789 को उसने क्या करा था, नए कर से रिलेटेड एक मीटिंग बुलाई थी स्टेट जनरल्स की। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, यानी कि वो जो सभा थी, वो जो हॉल था जहां पर ये मीटिंग होती थी, वहां पर किसानों का जाना, औरतों का जाना और कारीगरों का जाना तो साफ मना कर रखा था कि ये 3 कैटेगरी के लोग तो यहाँ पर आ ही नहीं सकते, डायरेक्ट वर्जित है यहाँ पर इन लोगों का आना। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे उनके प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। अब इनका वहां पर जाना वर्जित था, लेकिन इन लोगों की जो भी बातें हुआ करती थी, जो भी ये सम्राट को कहना चाहते थे, या जो भी ये बात अपनी वहां पर सभा में रखना चाहते थे, ये क्या करते थे, उसे लिखकर एक कागज पर लिखकर दे देते थे। फिर इनके जो जनरल्स हुआ करते थे, जो कि इनके ही स्टेट से जाने वाले थे भाई सभा के अंदर, वो इनकी शिकायतों की पर्ची उठाते थे और वहां पर सभा में लेकर चले जाते थे। फिर सभा में जाकर उन्हीं पर्चियों को पढ़कर सुना देते थे कि भाई किसान, औरतें और कारीगर भी क्या चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही करके क्या हो जाता था, किसानों का, औरतों का और कारीगरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सभा में सुन लिया जाता था, सुना ही जाता था, बस करा तो कुछ नहीं जाता था। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार
प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। जैसे कि 3 वर्ग थे ना, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 स्टेट्स बने हुए थे, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। चाहे प्रथम स्टेट में कितने भी लोग हों, चाहे द्वितीय स्टेट में कितने भी लोग हों, और चाहे तीसरे स्टेट में कितने भी लोग हों, टोटल लोगों को मिलाकर एक वोट दिया जाता था। ठीक है, यानी कि टोटल कितने वोट डलते थे? टोटल 3 वोट डलते थे। प्रथम स्टेट कंप्लीट एक वोट देगा, दूसरा स्टेट कंप्लीट एक वोट देगा, तीसरा स्टेट कंप्लीट एक वोट देगा, और चौथा जो वोट होता था वो होता था राजा का। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान को अलग अलग वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि यूं था कि तुम पूरा स्टेट आपस में सोच विचार कर लो और फिर मिलकर एक अपनी सलाह दे दो कि तुम किस चीज को वोट देना चाहते हो। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। ये सेम बात मैं भी आपको आगे चलकर बताऊंगी इसी टॉपिक के साथ, जहां पर, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगी तो वो आपको समझ नहीं आएगा। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे, 1-2 स्लाइड आगे हम इसे कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि लुई सोल्वे ने क्या करा था, एक मीटिंग बुलाई थी नए टैक्सेस को लगाने के लिए और टैक्सेस के रेट को बढ़ाने के लिए, जिसके चलते उसने क्या करा था, तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाया गया था और तीनों स्टेट्स को मिलकर एक एक वोट देने का अधिकार होता था, हर एक पर पर्सन को अधिकार नहीं था। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते और जमाखोरी कर रहे थे। अब देखिए, जब भी उत्पादन कम हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, या फिर महंगाई बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर जो दुकान वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये है ना चीजें, हम उसे ना अपने पास ना रख लेते हैं छुपा कर। फिर हम लोगों को ये कह देंगे कि नहीं भाई हमारे पास तो है नहीं, फिर किसी भी अमीर इंसान को ना ज्यादा पैसों में ये सेम चीज बेच देंगे। इससे क्या होगा कि जिस चीज के आपको पहले 20 रुपए मिल सकते थे, वही ऐसी सिचुएशन में आप फायदा उठा सकते हो सिचुएशन का, और सेम चीज को आप 100 रुपए 200 रुपए में बेच सकते हो। तो ऐसे में क्या होने लगा, बेकरी मालिक जो थे, जो कि पाव रोटी वगैरह बनाते थे, वो क्या करने लगे, वो जमाखोरी करने लगे। लोगों को बोल देते थे कि हमारे पास तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, और दूसरे लोगों को महंगे में बेच देते थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। अब देखिए भैया, मान लीजिए आप 5-6 घंटे से खड़े हुए हैं किसी दुकान के आगे रोटी खरीदने के लिए, फिर 5-6 घंटे बाद आपको बाद में आकर दुकान वाले ये बोले कि हमारे पास तो रोटी नहीं है, तो ऐसे में आपको भी गुस्सा आएगा ना। तो ऐसे में क्या हो भाई, एक बार महिलाओं की एक भीड़ थी जिसने क्या करा भाई, उन्हें आया ऐसे गुस्सा, उसने क्या करा भाई, दुकान पर ही हमला बोल दिया कि तुम भाई ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ भाई जब ऐसी सिचुएशन दिखने लगी, तो उसने क्या करा, सम्राट ने बोला कि भाई सेना को कहां पर भेज दो, पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी थी। पेरिस में भेज दो सेना को। अब लोगों को लग गया डर, लोगों को लगा कि जो सम्राट है वो सेना को भेज रहा है हमें मारने के लिए, कि सेना आएगी बंदूकों के साथ और डायरेक्ट हमें देखते के साथ ही क्या कर देगी, शूट कर देगी। अब लोगों को लगा डर। अब इसी डर के चलते लोगों ने क्या कर दिया, 14 जुलाई को 14 जुलाई को क्या कर दिया, बास्तिल किले पर आक्रमण कर दिया। स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना यही चीज, कि जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी, 14 जुलाई को। तो अब देखा वहीं पर आ गई ये बात। लेकिन अब हम इसका पूरा बैकग्राउंड जान चुके हैं कि लोग जो थे उस टाइम पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। महंगाई बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, घंटों तक लाइनों में लगना पड़ रहा। ऊपर से फिर सरकार सम्राट ने क्या करा है, सेना को भी पेरिस में भेज दिया, जिसके चलते लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये राजा तो हमारी सुनता ही नहीं है। तो उसके चलते फिर लोगों ने क्या करा, 14 जुलाई को बास्तिल किले पर आक्रमण कर दिया। देहाती इलाकों में गांव गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है, जो कि पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन हो और अफवाहें ना फैले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस टाइम पर भी गांव वगैरह में क्या होने लगा, अफवाहें फैलने लगी कि भाई जो जागीरों के जो मालिक है, जैसे कि जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, जो कि रिच हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या करा, उन मालिकों ने भाड़े पर मजदूर लुटेरों को बुला लिया है,
कि भाई जितनी भी तुम्हें गरीबों की फसलें दिखाई दे रही है ना, उन गरीबों की फसलों को क्या करो, तबाह कर दो, जितनी भी पक्की फसलें दिखाई दे रही हैं। अब गरीबों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि खुद तो हमारा कुछ ये काम करते नहीं है, सारा टैक्स हमसे लेते हैं, सारी चीजों का प्रेशर हम पे डाल देते हैं, ऊपर से जब हम खुद ही अपना उत्पादन करके खा रहे हैं तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये हमारी फसलों को खराब करने के लिए लुटेरों को भेज रहे हैं। लोगों को ऐसा लगने लगा, जिसके चलते कई जिलों में इस डर से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते अब जो किसान है वो भी क्या होने लगे भाई, आक्रमण पर आ बैठे। अब वो भी अपना कुदाले वगैरह उठाई, अपना जो भी उनके पास हथियार हो सकते थे वो उन्होंने उठाए, और जमींदारों के और जो जागीरों के, जो किलों के जो मालिक हुआ करते थे ना, किलों पर धावे बोल दिए, उन पर उनकी सेना वेना ले ली, उनके जितने भी संसाधन थे उन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस सिचुएशन को, इमेजिन करके देखिए। उन्होंने एक भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया, जितने भी अब तक के एग्रीमेंट वगैरह जागीरों के मालिकों के पास रखे हुए थे ना, जिसे उस टाइम पर होता था कि किसने हमसे कितना लोन ले रखा है, किसने हमसे कितनी जमीन ले रखी है, किसने हमसे कितना पैसा ले रखा है, उसके दस्तावेज बनाए जाते थे। अब किसानों को मौका मिला तो उन्होंने भी क्या करा, सारे दस्तावेजों को फाड़ फाड़ के आग लगा दिया और उनके पैसों को लूट लिया, उनके घरों को लूट लिया। ठीक है, कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुत ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। अब जो कुलीन लोग थे वो किसानों का ऐसा रूप देखकर क्या होने लगे, घबरा गए, और कई कुलीन लोगों ने क्या करा, बहुत बड़ी संख्या में अपनी जागीरें, अपनी जमीनें छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई अब तो हमें ये छोड़ने नहीं वाले। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र, 20 जून 1789 को वे लोग वर्साए के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। अभी हमने जाना था कि 5 मई को, अभी हमने 2-3 स्लाइड पीछे मैंने आपको बोला था ना कि वो जो एक लाइन मैं आपको आगे बताऊंगी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 5 मई को राजा ने क्या किया था, मीटिंग बुलाई थी। राजा ने क्या किया था, मीटिंग बुलाई थी नए टैक्स से रिलेटेड। तो उस सिचुएशन को मैं एक बार खुद ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उस टाइम पर क्या हुआ था। उस टाइम पर जो तीसरे स्टेट के जितने भी पढ़े लिखे लोग गए हुए थे उस सभा में, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा, उन्होंने उस दिन ये बात रखी कि देखिए भाई ये बात तो गलत है, पहली बात तो आप हर एक इंसान को वोट का अधिकार नहीं देते। ठीक है, आप हर एक इंसान को क्या वोट का अधिकार नहीं देते, आप पूरे एक स्टेट को मिलाकर एक वोट का अधिकार देते हो। और दूसरी बात, राजा, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, ये 4 लोगों के 4 वोट होते हैं। जिन 4 लोगों में से स्टार्टिंग के जो 3 लोग हैं, पहला राजा, दूसरा प्रथम स्टेट और फिर दूसरा स्टेट, ठीक है, ये 3 लोग तो टैक्स देते ही नहीं है, तो इन लोगों का तो भाई होगा ही क्या, ये तो नया टैक्स का जो नियम है ये लागू कर देंगे। इन लोगों को तो लागू करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को कौन सा टैक्स देना पड़ता है। तो राजा भी बोल देगा कि हाँ भाई नया टैक्स लगा देते हैं, ये वोट दे देगा। प्रथम स्टेट वाले बोलेंगे कि हाँ भाई नया टैक्स लगा देते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, ये भी बोल देंगे। दूसरे स्टेट वाले भी बोल देंगे कि हाँ भाई हमारे पास पैसा नहीं है, टैक्स लगा देते हैं क्योंकि इनको भी नहीं देना पड़ता टैक्स। बात तो आ जाती है सारी तीसरे स्टेट पर, जो कि खुद गरीब है, जिनको टैक्स देना पड़ता है, तो ये बेचारे तो मना ही करेंगे ना कि हम उस सिचुएशन में ही नहीं है कि हम टैक्स दे सके। तो उन लोगों के तो मिलाकर हो गए 3 वोट, और ये बेचारे पड़ जाएंगे अकेले। तो हमेशा इनके साथ ऐसा ही होता था, जब भी कोई नया नियम कानून बनाना पड़ता था ये बेचारे अकेले रह जाते थे और वो तीनों मिलकर अपना नियम बना देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तीसरे स्टेट के लोगों ने इनके खिलाफ बोल दिया। क्या बोल दिया, इन्होंने भरी सभा में खड़े होकर ये कह दिया कि ये बात तो भाई गलत है, जो लोग टैक्स देते नहीं हैं उन लोगों को टैक्स से रिलेटेड नियम कानून बनाने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उन लोगों को क्या पता कि किस सिचुएशन में वो लोग, गरीब लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। इनका भी कहना ठीक था कि जो लोग टैक्स देते नहीं हैं वो लोग तो टैक्स नया लगाने से मना करेंगे ही नहीं। तो एक तरीके से तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है सभा में इनका वोट मांगने की, क्योंकि इनके वोट की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ये लोग बेचारे अकेले 1 वोट वाले और वो 3 मिलकर अपने 3 वोट, तो 3 वोट वाले जीत जाएंगे, ऐसा करके नया कानून बन जाएगा, है ना। तो इस बार जब इन्होंने इतना सब बोला तो जिसके चलते भाई राजा ने क्या करा, इनकी बात सुनी ही नहीं, लुई सोल्वे ने इनकी बात सुनी ही नहीं, जिसके चलते इन लोगों ने भरी सभा में से बाहर निकल गए कि अब हम इस सभा में क्या करते हैं, हम इस सभा को क्या बोलते हैं उसे, हम छोड़ रहे हैं, हम इसमें अपना कोई भागीदारी नहीं देने वाले, खुद मिलकर अपना करते रहो सब कुछ।
ये लोग वहां से बाहर निकले सभा में से, और फिर 20 जून को इन्होंने क्या करा, 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई, वर्साई वहीं पर जगह है, वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ठीक है, वर्साई में ही एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर ये लोग जमा हुए और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसने घोषित कर दिया? जो मध्यम वर्ग वाले लोग थे ना, अमीर लोग जो थे तीसरे स्टेट के, इन लोगों ने ही क्या करा, 20 जून 1789 को वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि अब हम इस राजा के हिसाब से चलेंगे ही नहीं, अब से हम अपनी खुद की अलग से सरकार बनाएंगे, इन्होंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। यानी कि पहले तो जो लुई 16 है वो नेशनल असेंबली को मान नहीं रहा था, वो कह रहा था कि भाई जब मैं यहाँ का राजा हूँ तो तुम यहाँ पर अपनी सरकार क्यों चलाओगे, तुम अपने हिसाब से क्यों रहोगे। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे उसे ये लगा कि भाई नहीं, लोग तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग मेरे ही खिलाफ ना हो जाए, लोग मुझे ही नुकसान ना पहुंचा दे, जिसके डर के चलते उसको पता लग गया कि भाई अगर लोग इकट्ठे होकर कुछ भी करे तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। जब राजा को ये अनुमान लगा, जब राजा को ये फील हुआ, तो राजा ने क्या करा, बोला कि चलो भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और उसने क्या करा, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई नेशनल असेंबली है जो कि खुद अब अपना शासन चलाएगी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इन लोगों का सबसे पहला जो मोटिव था वो क्या था, विशेष अधिकारों को खत्म करना, कि जो लोगों को विशेष अधिकार दे रखे हैं उन्हें खत्म करो। तो इन्होंने सबसे पहला रूल जो निकाला वो यही था। 4 अगस्त 1789 को रात को इन्होंने क्या करा, सबसे पहला एक आदेश जो कि फॉलो करा, लागू करा, वो क्या था, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था। यानी कि जो अमीर गरीब के हिसाब से जो इन्होंने चला रखा था ना अब तक का समाज में, कि अमीरों को अलग कर्तव्य दिए जाएंगे, गरीबों को अलग दिए जाएंगे, अमीरों से कर नहीं लिया जाएगा, गरीबों से लिया जाएगा, सबसे पहले इन्होंने इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को क्या करा, खत्म कर दिया। फिर 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। और 1791 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1791 में पहली बार फ्रांस में क्या हुआ था, संवैधानिक राजतंत्र बना, यानी कि संविधान के हिसाब से चलने वाला राजतंत्र, राजतंत्र तो है लेकिन संविधान के हिसाब से चलने वाला। ठीक है, पहले होता था ना अपने मन से राजा कुछ भी कर रहा है, राजा को लिमिटलेस शक्तियां दे रखी है, अब ऐसा नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि अब संविधान बन चुका था फ्रांस में। नेशनल असेंबली का उद्देश्य है, अब नेशनल असेंबली जो बनी थी इसका उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ये सम्राट को जो इतनी लिमिटलेस शक्तियां दी गई थी, सम्राट अपने हिसाब से काम करता था, सम्राट जनता के कुछ सुनता नहीं था, उनके कल्याण, उनके हित के बारे में कुछ सोचता नहीं था। ठीक है, वो इन लोगों को ना ये सब बहुत गलत लगता था, तो इन लोगों ने ये चाहा कि अगर हम सबसे पहले सरकार बनाएंगे ना, सबसे पहली चीज हम क्या ही खत्म करेंगे, वो हम करेंगे सम्राट की शक्तियां, कि सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा। यानी कि जो सारी शक्तियां पहले सिर्फ एक इंसान, एक राजा के हाथ में थी, अब वो सिर्फ एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि वो क्या होगा, वो एक व्यक्ति के हाथ में ना जाकर बल्कि अब उसे अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा। जैसे भारत में होता है ना, विधायिका विधायिका के काम बटे हैं, कार्यपालिका के काम बटे हैं और न्यायपालिका के काम बटे हैं, ऐसे ही नेशनल असेंबली ने भी किया था। नेशनल असेंबली ने क्या करा, अब एक राजा के हाथ में पावर देने के बजाय उसने सारी पावर को 3 संस्थाओं में बांट दिया, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है, जैसे कानून बनाती कौन है, विधायिका, तो इसने, नेशनल असेंबली ने विधायिका के अंदर किसको रखा, अपने आप को रखा, कि भाई हम नेशनल असेंबली ही क्या करेंगे, कोई भी कानून बनाना होगा तो हम ही बनाएंगे क्योंकि संविधान हमने बनाया है, ऐसा करके। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो। तो नए संविधान जो बनाया गया था उसमें क्या क्या बातें लिखी गई थी। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। देखिए, अब संविधान तो इन्होंने भी बना दिया था लेकिन कुछ गलतियां ना इन्होंने भी करी थी। ठीक है, पहले तो देखा था ना कोई अधिकार ही नहीं था। जब लुई सोलवा था तब तो कोई वोट का अधिकार ही नहीं था। जैसे कि हमने जाना था अभी 5 मई को जब उन्होंने मीटिंग रखी थी नए कानून के लिए, तो उन्होंने क्या करा था, पूरे एक स्टेट को मिलाकर एक वोट दिया था। तो ये तो कोई वोटिंग का सिस्टम होता ही नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला था, भाई इलेक्शन वगैरह होंगे, मतदान किया जाएगा, वोट वगैरह दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी इन्होंने सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। इन्होंने बोला था कि वोट देने का अधिकार केवल और केवल सक्रिय नागरिकों को है, यानी कि एक्टिव जो पीपल होते हैं ना, सिर्फ उनको है। अब इन्होंने इनके हिसाब से सक्रिय नागरिक कौन थे, पहला तो पुरुष, कि जितने भी पुरुष हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। दूसरा, उन पुरुषों की जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कोई टैक्स देता ही नहीं है उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर, चाहे कितनी भी मजदूरी हो उसकी, लेकिन अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर अगर वो टैक्स देता है सरकार को, तो उसे वोट देने का अधिकार है। यानी कि फ्री में नहीं दे रहे थे ये आपको वोट देने का अधिकार भी। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए, महिलाओं को एवं अन्य पुरुष, 25 साल से नीचे के जितने भी पुरुष थे उन लोगों को और महिलाओं को तो इन्होंने क्या कहा था, निष्क्रिय नागरिक कहा था। क्या कहा था, निष्क्रिय नागरिक, कि ये तो भाई एक्टिव पीपल नहीं है, ये तो कोई भागीदारी सरकार के अंदर, अपने देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर दिखाते ही नहीं है, तो इन्हें तो कोई समझ है ही नहीं, तो इन्हें भी वोट देने का अधिकार देकर हम क्या करेंगे, ऐसा इन लोगों को लगता था। यानी कि संविधान बना तो दिया लेकिन गलतियां तो ये लोग भी कर रहे थे। राज्य की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। अब इनके साइंस को हम देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम के अंदर आता है। सबसे पहला देखिए, टूटी हुई जंजीर। अब ये जो आपको टूटी हुई जंजीर है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली, इसका मतलब क्या है, एग्जाम में आता है कि आपको कोई भी सिंबल बना के दे देंगे। ये राजनीतिक प्रतीक हुआ करते थे उस टाइम पर। फ्रांस के अंदर क्या होता था, कुछ ऐसे सिंबल्स जो थे जो कि चला करते थे, जिनका अलग अलग अपना कुछ मतलब होता था, और ये एग्जाम के अंदर जरूर आता है। तो सबसे पहला है टूटी हुई जंजीर। ये जो टूटी हुई जंजीर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। यानी कि स्टार्टिंग से क्या करा जाता था, जितने भी जो दास गुलाम हुआ करते थे उन्हें किससे बांध के रखा जाता था, जंजीरों से, ताकि वो भाग ना जाए। और ये टूटी हुई जो जंजीर है वो ये दिखा रही है कि अब जो दास हैं, जो तुम्हारे गुलाम हैं, वो क्या हो चुके हैं, वो आजाद हो चुके हैं, अब वो तुम्हारी इस गिरफ्त से स्वतंत्र हो चुके हैं। यानी कि जो टूटी हुई जंजीरें हैं वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर छड़ों का बछीदार गट्ठर। ये जो छड़े दिखाई दे रही है ना, ये आपको छड़े लग नहीं रही होंगी, बट ये लकड़ियां हैं जिन्हें के साथ में बांधा गया है। अब ये क्या दिखाते हैं, जैसे अब ये जंजीर वाला तो आपको स्वतंत्रता का दिखा रहा था, अब छड़ों वाला जो ये है सिंबल, ये क्या शो करता है, ये दिखाता है अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। यानी कि ये बताता है कि एकता में ही बल है, यानी कि यूनिटी, ये एकता को दिखाना चाहता है कि अगर हम सब लोग मिलकर रहेंगे, हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमारी पावर डबल हो जाती है। लेकिन अगर अकेला इंसान किसी भी चीज का विरोध करता है तो उसे कोई भी चुप करा सकता है या फिर दबा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बना रखा है और इसके अंदर ये आई बना रखी है और ये एकदम लाइट लाइट शो कर रही है, ये जो आंख है वो चमक रही है। इसका क्या मतलब है, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, ये नॉलेज को दिखाता है।
सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। यानी कि अब देखिए पॉइंट की बात है कि जो थर्ड स्टेट थी उसमें गरीब लोग भी थे और अमीर लोग भी थे, लेकिन गरीब लोगों ने कोई एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करा। एक्शन लेना स्टार्ट किसने करा था? वो लोग जो कि मिडिल क्लास लोग बने बाद में जाके, यानी कि थर्ड स्टेट के वो लोग जो कि पढ़े लिखे थे। यानी कि अगर कभी भी जो अंधेरा होता है, अंधेरा यानी कि अंधेरा शो करता है कुछ भी गलत को, कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है यानी कि वो अंधेरा है। यानी कि अगर आपको अंधेरे से बचना है तो केवल और केवल ज्ञान और नॉलेज ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अंधेरे में उजाला कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं या फिर बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये राजदंड है, शाही सत्ता का प्रतीक। ये जो राजदंड आपको दिखाई दे रहा है ये किसको सिंबलाइज करता है? ये दर्शाता है शाही सत्ता को, यानी कि ये राजा की पावर को, राजा की सत्ता को दिखाता है। अब ये स्नेक जो आपको दिख रहा है जो कि अपनी ही पूंछ को खा रहा है, इसका क्या मतलब है? अपनी पूंछ में लिए, अपनी पूंछ मुंह में लिए जो सांप ये दिख रहा है इसका क्या मतलब है? सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, यानी कि जो चीज जहां से शुरू होती है वो चीज वहीं पर आकर खत्म हो जाती है। ये चीज इसको दिखाना चाह रहा है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद ये देखिए, ये लाल फ्राइजियन टोपी, ये जो रेड कलर की आपको कैप दिख रही है इसका क्या मतलब है? दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, यानी कि दास जो कि पहले बनाए जाते थे जब उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी तो उन्होंने ये रेड कलर की कैप पहनना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। ये जो रेड कलर की कैप है ये दर्शाती थी किसको? कि भाई अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, पहले होते होंगे हम तुम्हारे दास लेकिन अब हम तुम्हारे कोई दास वास नहीं है। अब नीला, सफेद, लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग, ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या दर्शाता है? फ्रांस का जो राष्ट्रीय जो रंग है, फ्रांस के जो झंडे में दिखाई भी देते होंगे, नीला, सफेद और लाल, ये जो तीन रंग हैं वो क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। डैनो वाली स्त्री, अब ये जो स्त्री दिख रही है जो उड़ती हुई पंखों वाली, इसका देखिए, डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। जैसे हमारे में दिखाते हैं ना कोर्ट्स के अंदर वो रखी रहती है, एक लेडी होती है जिसकी आंखों पर पट्टी होती है और वो तराजू लेकर रखते हैं, है ना, वो दिखाते हैं ना। ऐसे करके जो फ्रांस में कानून को जो दिखाया जाता था वो इस लेडी के थ्रू दिखाया जाता था, ठीक है। विधि पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। अगर हम फ्रांस में बात करें, जैसे हमने अब देखा ना आंखों पे, हमारे यहाँ पर तो आंखों पे वो पट्टी बांध के दिखाते हैं, लेकिन अगर फ्रांस में किसी को ये बताना होता था, ये दर्शाना होता था कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो वो इस सिंबल से दिखाते थे, ठीक है। अब आतंक राज पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता ही बनता है। सन 1793 से 1794 तक का जो टाइम था इसे आतंक राज का टाइम कहा जाता है, आतंक राज का युग कहा जाता है। इस समय रॉबespierre ने नियंत्रण एवं दंड सख्त नीति अपनाई। मैक्सिमिलियन रॉबespierre, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये एकदम बोलते ना खलनायक वाला, ऐसा कोई इसका कैरेक्टर था, मैक्सिमिलियन रॉबespierre, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो 1793 से लेकर 1794 तक का जो टाइम था इसे आतंक राज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस टाइम पर जो शासन कर रहा था फ्रांस में वो कौन था? वो था मैक्सिमिलियन रॉबespierre। कौन राज कर रहा था? रॉबespierre। और ये इतनी ज्यादा सख्त नीतियां अपनाता था लोगों के ऊपर कि भाई लोगों के मन में इसके खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा डर, बोलते ना जैसे हिटलर का हम नाम सुनते हैं, ऐसे करके इसने भी अपनी एक बहुत ही ज्यादा सख्त जो छवि थी वो बना ली थी। इसने क्या करा था 1793 से 1794 में? नियंत्रण एवं दंड सख्त नीति अपनाई। इसने कौन सी नीति अपनाई थी? नियंत्रण एवं दंड सख्त नीति।
इस नीति के तहत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, गणतंत्र के जितने भी शत्रु थे, जैसे कुलीन एवं पादरी और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जो उनके काम से सहमत नहीं हैं, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए उस टाइम पर ना क्लब्स बनाए जाते थे, जैसे आपने, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं, लेकिन पहले के टाइम पर ना क्लब्स बनाए जाते थे, लोगों के क्लब्स यानी कि ग्रुप होते थे जो कि लोग अपना बनाते थे। तो जो मैक्सिमिलियन जो रॉबेस्पियर है ना, ये भी मतलब कि ग्रुप ही था एक लोगों का, जिसका हेड कौन था? रॉबेस्पियर था। ठीक है, उसका हेड कौन था? रॉबेस्पियर था। अब ये हम उसके बाद की बात कर रहे हैं, जो हमने मिडिल क्लास वाला देखा था ना, मध्यम वर्ग वाला, उसके बाद फ्रांस पर राज किसने करा था? रॉबेस्पियर ने ही करा था। ठीक है, जैकोबिन क्लब, मुझे नाम याद आ गया, क्या था? जैकोबिन क्लब। उस टाइम पर बहुत सारे क्लब्स बनाए जाते थे, लोग अपना ग्रुप बना लेते थे, फिर मिलकर किसी भी एक स्थान पर ना बातें करते थे, अपनी मतलब कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो रॉबेस्पियर भी जो था वो जैकोबिन क्लब का ही मेंबर था। ये कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया था, और उस जैकोबिन क्लब का ही जो हेड था वो कौन था? रॉबेस्पियर था। तो बाद में जाके रॉबेस्पियर ने ही क्या करा था? सरकार बनाई थी। ठीक है, और भाई ये जो था वो बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था, हमने जाना भी, बहुत ही ज्यादा इसने क्या करा था? नियंत्रण एवं दंड सख्त नीति अपनाई थी। इस नीति में इसने क्या बोला था कि गणतंत्र के जितने भी शत्रु होंगे, जिसके कुलीन लोग, अमीर लोग, या चर्च के पादरी लोग, या फिर कई राजनीतिक दल जो कि रॉबेस्पियर को हटाना चाहते हैं, वो लोग जो कि इसके काम से सहमत नहीं है, उन सभी लोगों को इसने क्या करा? गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। यानी कि अपने खिलाफ ये किसी भी शत्रु को पैदा होता देख ही नहीं सकता था, अपने खिलाफ ये कुछ नहीं सुन सकता था। इसको ये था कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा, जो भी गणतंत्र के खिलाफ बोलेगा, उसे डायरेक्ट हम क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे और जेल में डाल देंगे। एक क्रांतिकारी न्यायालय उन पर मुकदमा चलाया जाएगा द्वारा, और यदि वह दोषी पाते हैं तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सर कलम कर दिया जाएगा। गिलोटिन एक मशीन थी। गिलोटिन क्या थी? एक मशीन थी जो कि बनाई भी रॉबेस्पियर ने ही थी। ठीक है, बनाई भी किसने थी? वो रॉबेस्पियर ने ही थी, जिसमें कि इंसान का सर रखा जाता था, फिर ऊपर से कोई ब्लेड जैसा कुछ छोड़ा जाता था, जिससे कि इंसान का जो सर है वो काट दिया जाता था। ठीक है, देखिए कितना मतलब कि कितना ज्यादा ये क्रूर था। ये कहता था कि भाई एक न्यायालय बनाया जाएगा, जिस पर भी शक होगा उस न्यायालय में फिर उस इंसान के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर वो इंसान दोषी पाया जाता है तो उसे डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा? गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाएगा और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। किसानों को क्या कर दिया गया था? बाध्य कर दिया गया था कि आप अपने हिसाब से अपनी कीमतों पर अपना अनाज नहीं बेचोगे, सरकार जो कीमतें तय करेगी आप उन्हीं कीमतों पर शहर जाकर अपना जो अनाज है वो बेचोगे। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी उसमें त्राही त्राही में करने लगे। यानी कि जो पहले इसके क्लब के लोग थे, जो कि पहले इसके साथ थे, लेकिन अब ये इतना ज्यादा क्रूर होता जा रहा था कि इसके साथ के लोगों ने ही क्या करा था भाई? इससे हाथ जोड़ लिए कि भाई तू तो बिल्कुल बदल सा गया है, तू तो पता नहीं क्या ही करेगा, तू किसी दिन हमारे खिलाफ ही ना चला जाए। अंततः 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रॉबेस्पियर ने क्या करा था? फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, इसने फ्रांस के शासक लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट को भी गिलोटिन पर ही चढ़ाकर क्या कर दिया था? उनको मार दिया था। लेकिन 1794 में जब ये कुछ ज्यादा क्रूर हो गया तो लोग इसके खिलाफ भी चले गए थे, जिसके चलते 1794 में इसे दोषी पाया गया। और दोषी पाया गया है तो क्या? अब गिलोटिन पर जिस जिस गिलोटिन को इसने बनाया था, अब उसी गिलोटिन पर इसको चढ़ाकर क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब गिलोटिन क्या था? गिलोटिन दो स्तंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। दो स्तंभ हुआ करते थे जिसके बीच में एक आरा ब्लेड टाइप लटक रहा होता था, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। ठीक है, गिलोटिन ने ही इसे बनाया था, जिसके चलते इसका नाम गिलोटिन ही रख दिया। सॉरी, इसको बनाने वाले डॉक्टर गिलोटिन थे,
और बनवाया था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। डायरेक्टरी शासित फ्रांस, अब देखिए, अब जब रॉबेस्पियर भी खत्म हो गया तो अब क्या, रॉबेस्पियर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के हाथों में चला गया। अब दोबारा से रॉबेस्पियर जब मरा तो दोबारा से जो शासन है वो किसके हाथों में आ गया, एक सेकेंड, हाँ, जब रॉबेस्पियर खत्म हो गया तो अब रॉबेस्पियर के मरने के बाद जो फ्रांस का शासन था वो सारा किसके हाथों में चला गया, तीसरे स्टेट यानी कि मध्यम वर्ग के जो संपन्न लोग थे, जो पढ़े लिखे, जो अमीर लोग थे थोड़े बहुत, उनके हाथों में चला गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी नियुक्त की जो फ्रांस का शासन देखती थी। अब इन्होंने क्या करा, 5 लोगों की एक कार्यपालिका बनाई। क्या करा इन्होंने, 5 लोगों की एक कार्यपालिका बनाई जो कि पूरा शासन देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। लेकिन इनकी थोड़ी बहुत, अब कार्यपालिका की थोड़ी बहुत जो खटपटा किसके साथ होती रहती थी, विधान परिषद के साथ। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन बोनापार्टे ने उठाया। अब इसके चलते हुए एक नया इंसान कौन आया, नेपोलियन बोनापार्टे। अब इसको जब ये दिखा कि कार्यपालिका का विधान परिषद के साथ थोड़ा बहुत किस्सा खराब चल रहा है तो इसका फायदा इसने उठाने की कोशिश की और 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट अगर आप इन्हीं नोट्स को बार बार भी नहीं, अगर आप 2 बार भी इस वीडियो को देख लेते हैं या फिर आप इसे, भले ही आप इसे स्पीड अप करके देख सकते हैं बट एक बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आई थिंक आपको, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे लोग आते हैं तो एक बार में समझना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो आप इसे 2 बार जरूर देखिएगा ताकि ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो सके। तो 1799 में बोनापार्टे ने, नेपोलियन ने डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन कौन था, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीतने के लिए राजवंशों को दूर करने और उन राज्यों का निर्माण करने के लिए निर्धारित किया जहां अपने परिवार के सदस्यों को रखा। अब इसने क्या करा, आसपास के जितने भी देश थे ना उन पर, उनसे लड़ता वड़ता गया, उन्हें खाली करवाता गया और अपने ही परिवार के लोगों के जो सदस्य थे इनके परिवार के, उनको वहां पर सेटल कराता गया। उन्होंने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। ये जो नेपोलियन बोनापार्टे था ये अपने आप को किस रूप में देखता था, ये देखता था कि भाई मैं तो आया हूँ यूरोप का मॉडिफिकेशन करने के लिए, मैं यूरोप को मॉडिफाई कर दूंगा, मैं यूरोप में टेक्नोलॉजीज ले आऊंगा, मैं यूरोप में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ऐसा अपने आप को देखते थे। अंततः वह 1815 में वाटरलू में पराजित हुआ, लेकिन 1815 में इसका भी क्या हो गया, अंत हो गया, क्योंकि ये हार गया था। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, महिलाओं वाला क्वेश्चन आता है तो थोड़ा बहुत इसे भी देख लेते हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। इनका यानी कि सहयोग तो स्टार्टिंग से था। ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। महिलाएं काम तो करती ही थी, वे सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजार में फल फूल बेचा करती थी। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे, क्योंकि जो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी वो महिलाएं ज्यादातर पढ़ा नहीं करती थी। यह मौके केवल कुलीनों की लड़कियों अथवा धनी परिवार की लड़कियों के पास होते थे। यानी कि गरीब महिलाएं काम तो करती थी लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। पढ़ने का मौका था भी किसके पास, केवल और केवल कुलीन वर्ग यानी कि अमीर परिवार की लड़कियों के पास। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था, जैसे कि खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। कई जगह पर महिलाएं मजदूरी का काम भी किया करती थी, लेकिन भले ही वो पुरुषों के समान समय तक काम करेंगी, पुरुषों के बराबर ही काम करेंगी, लेकिन उस टाइम पर पता नहीं क्या ही रूल बना रखा था कि भले ही वो पुरुषों के बराबर काम करें लेकिन पुरुषों की तुलना में उन्हें कम मजदूरी ही दी जाती थी, क्योंकि उन लोगों की ये मेंटालिटी थी कि महिलाएं पुरुषों के कंपैरिजन में कम मेहनत करती हैं। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि देखा था ना हमने कि जब मध्यम वर्ग के लोग, जब नेशनल असेंबली बनी थी तब भी उन्होंने महिलाओं को निष्क्रिय नागरिकों में रखा था
कि ये तो भैया इनएक्टिव पीपल हैं, ये तो कोई भागीदारी दिखाते ही नहीं है अपनी देश के अंदर, तो ये वोट देकर क्या करेंगे। लेकिन महिलाएं चाहती थी कि भाई हमें भी पुरुषों के समान अधिकार मिले। महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए जो इस प्रकार हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया। यानी कि बाद में धीरे धीरे करके जब सरकार भी थोड़ी सी अवेयर होने लगी कि हमें लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लड़कियों के लिए भी स्कूल जाना कंपलसरी कर दिया कि अब कोई लड़की घर नहीं बैठेगी, सभी लड़कियां चाहे वो कोई से भी परिवार से, कोई से भी स्टेट से बिलोंग करती हो, वो स्कूल जाएगी। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते। ठीक है, जब लड़की का मन होगा तभी शादी करेगी। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती है। भाई अगर वो बिजनेस करना चाहते तो वो उसकी ट्रेनिंग भी ले सकती है, कलाकार भी बन सकती हैं और छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकती हैं। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। यानी कि उन्हें वोटिंग राइट तो तब भी नहीं दिया गया था और ना ही बराबर सैलरी दी जाती थी। यानी कि वोट के लिए और बराबर सैलरी के लिए तो इनके आंदोलन और भी देशों में चलते ही रहे थे बाद तक। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। देखिए कब से हम पढ़ते आ रहे हैं, 70s से, ठीक है, 18वीं सदी से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बेचारी महिलाओं को वोट का अधिकार कब जाकर मिला, 1946 में। दास प्रथा का उन्मूलन। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब दासों को खरीदा और बेचा जाता था। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। फ्रांस के जो सौदागर हुआ करते थे वो यहाँ से फ्रांस से निकलते थे, जहाजों में अफ्रीका के तट पर जाते थे। दास जो थे वो अफ्रीका से ही खरीदे जाते थे। ठीक है, अफ्रीका के तट पर अपना जहाज ले जाते थे, अलग अलग देशों के जो व्यापारी वगैरह थे अफ्रीका के तट पर ले गए। वहां पर जो वहां के स्थानीय सरदार हुआ करते थे ना, वो लोग क्या करते थे, अफ्रीका के लोगों को क्या करते थे, दासों के रूप में बेच दिया करते थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के लोगों की जो क्षमता है, जो उनकी पावर है, जो उनकी बॉडी हेल्थ है, वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, इसलिए वहां के दासों को खरीदा और बेचा ज्यादा जाता था। ठीक है, दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। एक एक जहाज के अंदर हजारों की संख्या में जहाजों में उनको दासों को ठूस दिया जाता था, बकायदा उन्हें बैठाया नहीं जाता था। आप ये समझ लीजिए कि जहां पर 5 लोगों की जगह पर 20 लोगों को, 25 लोगों को भरा जाता था। ऐसे ऐसे करके जहाजों में ठूस ठूस के भर के लाए जाते थे दास। ठीक है, हाथों में हथकड़ियां डालकर ऐसी कोई गंदी सी जगह पर जहाज में उन्हें पटक दिया जाता था और कौन से अटलांटिक महासागर के रास्ते से इन्हें लाया जाता था। और करीबन 3-3 महीने की लंबी यात्राएं ये ऐसे ही हाथों में अपना हथकड़ियां बांध कर, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े पड़े होकर, न जाने किस पोस्टर में पड़े हैं वहीं पर पड़े पड़े रहते 3 महीने बिता दिया करते थे। वह उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। फिर उन्हें जहां पर कोई कोई से मालिकों को बेच दिया जाता था, चाहे कोई उन्हें बागानों में काम करवा ले, चाहे कोई उन्हें किसी को गिफ्ट कर दे। दासों को भी पहले गिफ्ट किया जाता था, या फिर कोई उन्हें अपने घर में काम के लिए लगा ले, कोई उन्हें अपने फैक्ट्रीज में काम के लिए लगा ले। ठीक है, बोर्दो और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। यानी बोर्दो और नान्ते ये पहले पोर्ट्स हुआ करते थे, बंदरगाह हुआ करते थे, लेकिन दास व्यापार के चलते इनका इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ कि ये फिर क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई, यानी कि 18वीं सदी में दास प्रथा को ज्यादा गलत माना नहीं जाता था। लेकिन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। यानी कि अब क्या होने लगा था, फिर मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया था। कब, 1794 में। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। यानी कि पहले तो स्वतंत्रता का ये कानून लागू कर दिया था कि अब भाई जितने भी दास बना रखे उनको सबको स्वतंत्र कर दो, लेकिन 10 साल तक ही ये चल पाया, क्योंकि जब नेपोलियन दोबारा फ्रांस में आया तो नेपोलियन ने दोबारा से दास प्रथा क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी।
फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ। यानी कि अगर हम बात करें कि एट द लास्ट जो ये दास प्रथा है वो फ्रांस में कब खत्म हुई, तो हुई थी 1848 में। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। So thank you so much for watching. Hope you like the video. Please subscribe the channel to get more videos. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।